वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एडू। आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी 2020 के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। तो आज हम बीईओ का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीली क्रांति संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन से, दुग्ध से या मत्स्य उत्पादन से? किससे संबंधित है हमारी नीली क्रांति? ब्लू रेवोल्यूशन। तो हमारा ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है ब्लू रेवोल्यूशन। हम आगे इसके और भी उत्पादनों के बारे में बात कर लेते हैं। खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति का क्या नेम है? उससे संबंधित क्रांति का नेम है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन। नेक्स्ट है तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति जो है आपकी पीली क्रांति है, येलो रेवोल्यूशन है। दुग्ध क्रांति। दुग्ध क्रांति से संबंधित है वाइट रेवोल्यूशन। सफेद क्रांति जिसे कहा जाता है श्वेत क्रांति, जिसे कहा जाता है श्वेत क्रांति। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, जो कि है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है हमारा मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंसुलिन स्त्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है? यकृत से, अग्नाशय से, प्लीहा से, थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से स्त्रावित होता है? तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंसुलिन होता क्या है। देखिए, हमारी बॉडी से 2 तरीके के रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होते हैं। पहला एंजाइम्स, दूसरा हार्मोन्स। तो इंसुलिन एक हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है? आपका हार्मोन्स है। अब ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से स्त्रावित होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं। तो इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंसुलिन नामक हार्मोन्स कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ये हमारा अग्नाशय से स्त्रावित होता है। अग्नाशय आपका देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अग्नाशय है। अग्नाशय से हमारा इंसुलिन स्त्रावित होता है। अग्नाशय से 3 कोशिकाएं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका में से बीटा कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, किस कोशिका से स्त्रावित होता है? बीटा कोशिका। कहाँ की बीटा कोशिका? अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्त्रावित होता है। अब इंसुलिन की कमी से एक मधुमेह नामक रोग, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का वर्क करता है। अग्नाशय से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी एंजाइम्स, हार्मोन 2 का उत्सर्जन करती है। तो ऐसा कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम्स, हार्मोन दोनों का स्त्रावित करती है? दोनों को स्त्रावित करती है। देखिए, हमारी कुछ ग्रंथियां जो है एंजाइम्स स्त्रावित करेंगी और कुछ ग्रंथियां हार्मोन्स। लेकिन ऐसी एक ग्रंथि है जो कि दोनों को स्त्रावित करती है, उसका नाम है अग्नाशय। उसका नेम क्या है? अग्नाशय। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एंजाइम्स, हार्मोन दोनों को स्रावित करता है उसे क्या कहा जाता है? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से, उपरोक्त में से किसी एक से। तो कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? तो चलिए मैं इसके लिए आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये आपका वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है और ये भूमध्य रेखा है। और देखिए, भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होकर के जाती है? अफ्रीका से होकर जा रही है, दक्षिणी अमेरिका से। ये उत्तरी अमेरिका है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है और ये एशिया है, ये अफ्रीका है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो हमारा जो है कहाँ कहाँ से भूमध्य रेखा होकर जाती है? भूमध्य रेखा देखिए, ये बीच वाली लाइन है, तो ये हमारी अफ्रीका से होकर के जा रही है और दक्षिणी अमेरिका से होकर के जाती है। तो इसमें पूछा है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती? उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पल्लव राजाओं की राजधानी थी। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? चेनापत्तनम,
महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरई। तो पल्लव राजाओं की राजधानी जो थी वो क्या थी? कांचीपुरम थी। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष थे। उसके अध्यक्ष कौन थे जिसने हमारे देश में पंचायती राज लागू किया? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चिमनभाई, जीवनराज। कौन थे जिन्होंने पंचायती राज जब लागू किया तो उस समिति के वो अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर पंचायती राज लागू किया गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे संबंधित कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं। पंचायती राज जब लागू किया गया तो कौन से संविधान संशोधन से लागू किया गया है? तो 73। कौन सा संविधान संशोधन है? 73। और ये कौन सी अनुसूची में शामिल है? पंचायती राज हमारा कौन सी अनुसूची में शामिल है? 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची में शामिल है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने या मुल्ला शौरी ने? तो किसने किया था रामायण का फारसी अनुवाद? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है रामायण का फारसी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित हैं? तो हमारी एलोरा की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये आपकी एलोरा की गुफाओं की ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। और ये कहाँ जो है, कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। आ जाते हैं नेक्स्ट। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, असम। केसर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है केसर सबसे ज़्यादा? जम्मू कश्मीर से। केसर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में है? देखिए साइलेंट वैली हमारी किस राज्य में है? साइलेंट वैली जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल। कहाँ है हमारी साइलेंट वैली? हमारी साइलेंट वैली जो है वो हमारी केरल में है। और ये केरल में हमारा एक और क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट भी जो है हमारे केरल में हमारा पश्चिमी घाट भी पड़ता है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट भी है और साइलेंट वैली भी किस राज्य में है? केरल में है। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए जो है भूमिगत परीक्षण जब हमने पहली बार किया था तो वो कौन सा ईयर था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। 1979, 1975, 1974, 1973। कब किया गया था भूमिगत नाभिकीय परीक्षण? तो हमारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को किया गया था। 18 मई 1974 को किया गया था हमारा फर्स्ट टाइम। और ये कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण में किया गया था। राजस्थान के पोखरण में किया गया था 18 मई 1974 को। नेक्स्ट आ जाते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन, बृहदत्त। तो हमारा जो अंतिम मौर्य शासक था वो कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त था। और आ जाते हैं पहला मौर्य शासक कौन था? पहला मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य।
सबसे पहला मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद बिंदुसार बना, और फिर उसके बाद अशोक बने। तो फिर इस तरीके से है क्रम। तो चंद्रगुप्त मौर्य हमारे प्रथम शासक थे। ये किसको हरा करके बने थे? ये धनानंद को हरा करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। एक और क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि इनके जो मेंटर थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? तो इनके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? चाणक्य थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है चाणक्य से संबंधित, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि तरंगे चल सकती हैं, तो ध्वनि तरंगे कहाँ चल सकती हैं? निर्वात में, केवल ठोस माध्यम में, केवल गैस माध्यम में, ठोस गैस दोनों माध्यम में। तो जो हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं वो ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? जो ऊंट की कुबड़ होती है वो उसका उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ऊंट अपनी कुबड़ का उपयोग जल के संग्रह के लिए करता है, वसा के लिए करता है, मरुभूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए करता है, या तापमान के नियमन के लिए करता है। तो किस लिए करता है? तो बहुत सारे बच्चे जल संग्रहण के लिए आंसर देंगे, लेकिन जो ऊंट है वो वसा के लिए अपनी कुबड़ का यूज़ करता है, फैट के लिए यूज़ करता है, और जिससे कि उसे अगर भोजन ना मिले तो उस फैट का वो यूज़ करके अपने शरीर को पोषण दे सकता है, उसका वो उपयोग कर सकता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है किंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता है? कौन है जो कि लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सॉलिसिटर जनरल। कौन होता है जो कि लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता? तो जो भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है ना, भारत का महान्यायवादी, जिसे हम लोग भारत सरकार का विधि अधिकारी भी कहते हैं, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। और ये महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत अपॉइंट होते हैं। और ये किस अधिनियम में ये बात कही गई है कि वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है परंतु वोट नहीं कर सकता? ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? 88 अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा अंतिम क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोहा होता है, यह ऑक्सीजन में लोहा का वाहक है, ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों में प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसमें डबल लिख गया है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो क्या आंसर सही है? 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4 और 1 3 4। तो इसका आंसर क्या सही है, इसको एक बार देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, ये बात हकीकत है। हीमोग्लोबिन आयरन से मिल करके बनता है। अब यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी बात सही है कि ये इसके ऊपर ही ऑक्सीजन जो है ब्लड में पहुंचता है, ये ही रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। और ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी बात सही है। लेकिन ये कुछ रोगों में प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो फिर इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो आज के प्रैक्टिस सेट के लिए थे। आई होप कि आपको कुछ इसमें समझ में आया होगा, आपके लिए कुछ यूज़फुल होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।